नाउ क्वेश्चन 22 देखिए। द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स इन अ फैक्ट्री ईच डे इज गिवन बाय। अगर हम किसी फैक्ट्री में एक्स आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें यहां इस सी एक्स फंक्शन में रखने से मिल जाएगा। वो कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 150 आइटम्स आर प्रोड्यूस। जब आपका जो x की वैल्यू है मतलब नंबर ऑफ आइटम्स आपके 150 हैं तो मार्जिनल कॉस्ट बता दीजिए। पहले तो आप समझें कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। मान लो आप दिन में 10 आइटम्स वहां प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप आइटम्स का नंबर एक बढ़ा दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, आपका मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मतलब यहां पे आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। अगर एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दें तो जो उससे रेट ऑफ चेंज आपका बदलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट निकालना है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डेरिवेटिव किसका, इस सी एक्स का डेरिवेटिव अगर आप निकाल देंगे तो आपको रेट ऑफ चेंज यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव हम निकाल देते हैं, इसको नाम दे दो फर्स्ट। Differentiating first on both side with respect to x। तो क्या हो जाएगा, डी सी एक्स ओवर डी एक्स। यहां पे एक्स क्यूब ये तो कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा 0.00013 इंटू 3x स्क्वायर और प्लस में यहां पे 0.002 इंटू 2x प्लस 5। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमें कब निकालनी है, वो हमें निकालनी है एट x इज इक्वल टू 150, यानी जब 150 आइटम्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो हम ये निकाल देंगे एट x इज इक्वल टू 150। तो यहां पे आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डी सी एक्स, या फिर आप कह सकते हो कि सी डैश 50 इज इक्वल टू, यहां पुट कर देंगे 3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.000 और 39 हो गया इंटू 150 का स्क्वायर प्लस यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 0.004 और x के प्लेस पर रख दिया 150 प्लस का 5। अब जरा देखिए यहां पे क्या आ रहा है, हियर 0.00039 इंटू में ये 10 है आपका तो 100 हो गया और 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस यहां पे है आपका ये हो जाएगा 60, 0.060 और यहां पे मल्टीप्लाई में बच गया 10। 15 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, बच गया 10 प्लस का 5। अब 225 और 39 की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आएगा 225 39। 8775। तो यहां पे 4 पोजीशन 1 2 3 4 यहां तक आ जाएगा आपका, तो 0.08775 और मल्टीप्लाई में 100 और यहां पे आ गया प्लस में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 तो 0.1 पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा यानी कि 0.60 प्लस 5। यहां 100 है, 2 जीरोस हैं तो 2 पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा 8.775 और ये हो गया आपका 5.60। दोनों को ऐड कर लेंगे, देखिए 5 तो एज इट इज आ जाएगा और यहां पे है आपका 7 और 6 हो गया 13 तो ये आ गया 1, आई मस्ट से 1 और यहां पे हो गया 8 और यहां पे आपका
दिस इज 8 और 5, ये हो गया आपका, इसको ऐड कर लेते हैं, 8.775 5.60, तो यहां पे आ गया 573 और यहां पे 14.375 14.375, ये हमारे पास क्या आ गई है आपकी, डेट इज मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ गई है। तो थोड़ा केयरफुली अगर आप कैलकुलेशन को करेंगे तो यहां पे मार्जिनल कॉस्ट निकाल पाएंगे, दैट इज नथिंग मोर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, आपका मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, और वो हमने निकाल ली है। क्वेश्चन 23 का ए पार्ट देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू log x। तो जरा देखिए यहां पर 23 का ए, मैं इसको मान लेता हूं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, एंड दूसरे वाले फंक्शन को मैंने मान लिया z, दैट इज log x। मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो हम कैसे निकालेंगे, dy बाई डी जेड निकालना है। तो इसको मैं अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और फिर दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा, तो मुझे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन मिल जाएगा। अल्टीमेट हमारा टास्क है dy बाई डी जेड निकालना। तो हम इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसे नाम दे देते हैं सेकंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए यहां पे dy बाई डी एक्स, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे नाम दे दो 3, एंड डी जेड ओवर डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x। अब आप देखो इसे नाम दो 4, अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे dy बाई डी जेड मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग 3/4, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा dy ओवर dx, और यहां पे है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/x, x सबसे ऊपर चला जाएगा तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो dy बाई dx है वो हमारे पास x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन 23 का बी पार्ट देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या है, cos x की पावर x, इसे हम नाम दे देते हैं लेट y इज इक्वल टू cos x की पावर x, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप यहां समझें कि यहां फंक्शन की पावर फंक्शन है या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो ऐसे केस में हम लॉगरिथम लेकर के उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम यहां कहेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप लॉगरिथम फंक्शन ले लेंगे तो यहां पे आएगा log y इज इक्वल टू log cos x की पावर x। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि log m रेज टू द पावर n, यानी log में जो फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाती है और वो बन जाता है n log m। तो यहां पे जो x है वो आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log cos x। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, x log cos x। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो यहां पे आप लो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
तो यहां पे हो गया आपका लॉग का करेंगे तो 1/y और y का करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम, लॉग का करेंगे तो 1/cos x और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x। अब log cos x सेम आपका, log cos x सेम, और यहां पे x का हो गया 1, जरा एडजस्ट कर लो, यहां पे y को इधर ले आओ, dy/dx, y आ गया मल्टीप्लाई में, यहां पे आपका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 माइनस का x tan x प्लस log cos x, y की वैल्यू पुट कर दो, dy/dx इज इक्वल टू cos x की पावर x, और यहां पे आ गया माइनस x tan x प्लस का log cos x, ये मेरे पास क्या है यहां पे dy/dx आ गया है। तो केवल लॉगरिथम फंक्शन आपको दोनों तरफ ले लेना है और फिर आप इसका डेरिवेटिव यहां पर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 24 का ए पार्ट देखिए, इफ वेक्टर्स ए बी एंड सी, हमें तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, आर सच दैट बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो पहले मैं वो सारे वेक्टर्स आपके लिए लिखता हूं, वो क्या दे रखे हैं। ए वेक्टर जो है वो हमें यहां पे दे रखा है, दिस इज 24 का ए पार्ट। ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर जो है वो हमें क्या दे रखा है, माइनस आई प्लस का 2j प्लस का k। सी वेक्टर हमें क्या दे रखा है, 3i प्लस j। वो कह रहा है कि बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। वी नो दैट कि अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो उसी कंसेप्ट को हम यूज कर लेंगे और लेमडा की वैल्यू निकाल देंगे। बट उससे पहले हम ये दोनों वेक्टर निकाल लेते हैं। ए तो हमें दे रखा है, ये वाला निकाल लेते हैं। बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर इज इक्वल टू, बी को पुट कर दो, माइनस आई प्लस 2j प्लस का k। सी के साथ लेमडा की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप। आई वालों को देखो, आई वाला यहां पे भी है, यहां पे भी है, दोनों में से आई कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा -1 प्लस 3 लेमडा, और यहां पे आ गया आई कैप कॉमन, और यहां पे आपका जे वाला, यहां पे 2 प्लस लेमडा, दोनों में से जे कॉमन ले लिया प्लस का के कैप। आप बोलेंगे सिंस ये परपेंडिकुलर हैं, सिंस बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देयरफॉर बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो 0 होगा। मतलब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, और इसी कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहां देखिए, -1 प्लस 3 लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप, यहां पे आ गया डॉट प्रोडक्ट, और यहां पे आपका ए को रखोगे, 2i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, यहां पे 2 इंटू -1 प्लस 3 लेमडा, 2 की इसके साथ 2 इंटू 2 प्लस लेमडा, और 3 की 1 के साथ इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया -2 प्लस का 6 लेमडा प्लस 4 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया आपका 8 लेमडा, 4 और 3 7, 7 माइनस 2 इज 5, और इधर जाकर के वो माइनस का 5, इस 8 को इधर ले आओ तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 5/8, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो लेमडा की वैल्यू है वो माइनस का 5/8 आ रही है। कैसे भी दो वेक्टर्स दे रखे हों, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका 0 होगा, और इसी कंसेप्ट से आप यहां पे लेमडा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 24 का बी पार्ट देखिए,
A person standing at origin is watching an aeroplane which is at the coordinate A. At the same time he saw a bird. पहली बात तो जो आदमी है वो ओरिजिन पे है, और 3D के अंदर अगर वो नहीं भी कहता है कि वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन को ही हम हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं। जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। उसने देखा कि जो एरोप्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ए पॉइंट पर उसे दिखाई दिया है उसके कोऑर्डिनेट है 403, और बी पर एक बर्ड उसको दिखाई दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 001। वो आपसे क्या कह रहा है कि आप यहां पर फाइंड द एंगल्स विच बी ए वेक्टर मेक्स विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो बी ए है वो क्या एंगल्स बना रहा है, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आप इस ए बी के drs निकाल सकते हो। वो होंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और अगर आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो इनके मॉड्यूलस यानी कि x2 माइनस x1 जो आ रहा है उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 जो आ रहा है उसका स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 जो आ रहा है उसका स्क्वायर। इससे तीनों को डिवाइड कर दो तो वो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब हमें एल एम और एन मिल जाएंगे। इतना करते हैं, फिर आगे का कंसेप्ट हम आगे देखते हैं। पहले हमें निकालना है बी ए वेक्टर, डीआरस, आप कहेंगे डीआरस ऑफ बी ए। अब जरा देखिए ए पीछे है यानी ए में से बी के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 4 माइनस 0 इज 4, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 3 माइनस 1 इज 2, दैट आर डीआरस ऑफ बी ए। इनका मॉड्यूलस निकाल लें। अगर हम बी ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना चाहें ना तो वो आएगा 4 का स्क्वायर 16, 0 प्लस 4 यानी कि √20, और यहां से आप 4 को बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा √5, क्योंकि 4 5 20। अब अगर आप डीसीज ऑफ बी ए वेक्टर लिखना चाहें तो वो हो जाएंगे आपके 4 बाई 2√5, 0 बाई 2√5 एंड 2 बाई 2√5। कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कर देते हैं एंड इसे लिख दीजिए। तो यहां पे आ गया 2 बाई 2√5, 0, और यहां पे आ गया 1 बाई √5। ये आ गई डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब L है हमारे पास 2 बाई √5, M हमारे पास 0 और N है हमारे पास 1 बाई √5। अब एक कंसेप्ट को समझिएगा कि ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। एक लाइन L है जो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूं। L होता है cos अल्फा, M होता है cos बीटा एंड N होता है cos गामा, मतलब cos ऑफ द एंगल दे आर मेकिंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। L मेरे पास ये आया है तो cos अल्फा जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 बाई √5 के। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो cos को इधर ले आओ, ये हो गया cos इनवर्स 2 बाई √5। सिमिलरली cos बीटा को 0 के इक्वल लिख दो, 0 को आप लिख सकते हो cos पाई बाई 2। इन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, बीटा इज पाई बाई 2। cos गामा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई √5, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो इधर ले आओ, गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई √5। आप यहां समझ पा रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा वो एंगल्स हैं जो लाइन आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x, y और z एक्सिस के साथ बना रही है। तो वो मुझे मिल गए हैं, तो मैं कह सकता हूं एंगल्स आर, वो क्या है, एंगल्स आर वो है आपका cos इनवर्स पूरा, क्योंकि वैल्यू नहीं मिल पाएगी क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। उसके बाद है आपका पाई बाई 2 आया है दूसरी वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू है cos इनवर्स 1 बाई √5। ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, यहां पे वो एंगल्स आ रहे हैं
जो बी ए वेक्टर आपका बना रहा है विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्वेश्चन 25 देखिए, द टू को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, फाइंड इट्स डायगोनल एंड यूज देम टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहले मुझे इसके डायगोनल्स निकालने हैं और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। को इनिशियल साइड्स का मतलब क्या है? एक पैरेललोग्राम है, वी हैड अ पैरेललोग्राम जस्ट लाइक दैट, पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ठीक है। उसका को इनिशियल पॉइंट मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी ए को हम ले लेते हैं तो एक वेक्टर तो ये हो गया, दैट इज वो हमें दे रखा है 2i कैप माइनस का 4j माइनस का 5k कैप, और दूसरे वाला वेक्टर हो गया 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसकी डायरेक्शन ऑब्वियस इस तरफ होगी और इसकी इधर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है तो ऑब्वियसली इस तरफ वेक्टर होगा। अब यहां पे AC को आप ज्वाइन कर दो, AC इज द डायगोनल, यहां पे इस तरह से ले लो। इन ट्रायंगल ABC में ले सकता हूं, इन ट्रायंगल ABC में मैं लिख सकता हूं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू में होगा AC वेक्टर बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे जो AB वेक्टर है वो कितना है मेरे पास 2i माइनस 4j माइनस का 5k प्लस, यहां पे आप कुछ लिख सकते हो कि जो BC वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा AD वेक्टर के, अगर डायरेक्शन दोनों की एक ही तरफ है। देखो AB वेक्टर किस तरह के इक्वल होगा, AB वेक्टर जो है वो इक्वल होगा DC वेक्टर के, तो यानी BC के प्लेस पर मैं AD की वैल्यू लिख सकता हूं जो है 2i प्लस 2j प्लस का 3k, दैट इज AC वेक्टर। AC वेक्टर को आप डायगोनल 1 भी कह सकते हो, दैट इज AC वेक्टर। तो 2 प्लस 2 इज 4i कैप और ये माइनस का 2j कैप एंड माइनस का 2k कैप। अब इस ट्रायंगल में ले लो आप, इन ट्रायंगल A, यहां पे इस ये डायगोनल निकालना तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ले लो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो यहां पे क्या होगा AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। मुझे चाहिए BD तो इस तरफ ले आओ, BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर माइनस का AB वेक्टर। तो यहां पे AD वेक्टर क्या है मेरे पास 2i प्लस 2j प्लस का 3k माइनस AB वेक्टर, माइनस यहां पे अप्लाई कर दोगे माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k, तो यहां पे आ गया 0i 6j प्लस 8k कैप। यहां पे हमारे पास इसे आप कह सकते हो D2 वेक्टर। तो ये तो हमें डायगोनल्स निकालने थे यहां पे, जो हमने यहां पर निकाल दिए हैं, दैट इज 6j 8k कैप मेरे पास आ गया। वो कह रहा यूज देम टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए मुझे यहां पर इन्हें यूज करना है। आप यहां ध्यान से देखें तो ACDB आंसर में क्या हो सकता है, मे बी आपको आंसर्स के अंदर इनके नेगेटिव साइन प्रेजेंट मिले, क्योंकि हो सकता है उन्होंने, हमने इसको क्या लिखा है BD लिखा है, उन्होंने इसको DB लिख दिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल तो सेम ही है, बस डायरेक्शन का फर्क आ रहा है। तो यहां पे आप प्लस 6i प्लस 8j कर सकते हो, या फिर अगर इसका अपोजिट कर दोगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर आप समझे कि हमने लिया है AB एंड BD दैट इज AD वेक्टर, और फिर हम यहां पे हमें आपका BD चाहिए था तो हम AD माइनस AB ले गए, ठीक है। तो यहां पे अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा 1/2 D1 क्रॉस D2 वेक्टर। D1 क्रॉस D2 में पहले ही निकाल लेता हूं, तो D1 क्रॉस D2 I J K,
D1 के I, J और K के कॉफिशिएंट्स 4 - 2 2 - 2, यहां पे 0 6 8 और इसका एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 16 एंड यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज प्लस का 12 एंड माइनस का जे, दैट इज इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 32 -0 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे 24 माइनस का 0, ये आ गया 24 -0। यहां पे आ गया माइनस का 4 आई कैप और यहां पे आ गया माइनस का 32 जे कैप एंड यहां पे आ गया प्लस का 24 के कैप एंड यहां पे माइनस का 4 कॉमन ले लोगे तो आई प्लस 8 जे प्लस का 6 के आ गया, दैट इज D1 क्रॉस D2। मुझे चाहिए इसका मॉड्यूलस, तो D1 क्रॉस D2 का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा दैट इज -4 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 64 प्लस 36, ये 4 बन जाएगा बाहर आकर के और ये बन गया 101। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस अगर आप डिवाइड कर दोगे 2 से, यानी 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ 101 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पे आ रहा है। तो डायगोनल्स हमें मिल गए, उस डायगोनल्स का यूज करके हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर लिख दिया है। सेक्शन सी का क्वेश्चन 26 देखिए। A kite is flying at a height of 3 meters and 5 meters of string is out। एक काइट है, जैसे काइट को उड़ाते तो ऊपर उड़ती है, एंड उस जो हाइट है वो 3 मीटर्स पे उड़ रही है और 5 मीटर्स की स्ट्रिंग यानी जो धागा होता है, जो धागा है वो छोड़ रखा है। इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली, जो काइट है वो वर्टिकली ऊपर नहीं जा रही है, मतलब अगर वो यहां उड़ रही है तो ऐसे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है। एट द रेट 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड। तो जो अगर जो काइट है वो इस तरफ मूव कर रही है तो स्ट्रिंग भी छोड़नी पड़ेगी। स्ट्रिंग किस रेट से हम रिलीज कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक फिगर बनाते हैं। आप समझो, मान लो काइट यहां उड़ रही है एट 3 मीटर्स, तो यहां पे जो स्ट्रिंग है वो आपकी कितनी आउट है, दैट इज 5 मीटर्स हमारी स्ट्रिंग आउट है। अब हम मान लेते हैं, जैसे मान लिया डिस्टेंस क्या है वो x है और स्ट्रिंग हमारी मान लो y आउट है, तो यहां पे आपका इसको नाम दे सकते हो आप ABC ट्रायंगल बन जाएगा। यहां पे इन ट्रायंगल ABC आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन आ गया फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dt एंड यहां पे हो गया 2x dx ओवर dt, यहां पे आ गया 2, तो ये हो गया y dy ओवर dt इज इक्वल टू x dx ओवर dt। dx ओवर dt वो रेट है, dx ओवर dt वो रेट है जिससे वो काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। dy ओवर dt वो रेट है जिससे वो स्ट्रिंग हम लूज कर रहे हैं, तो हमें तो dy ओवर dt निकालना है, ये हमें दे रखा है। तो यहां पे x और जो y है वो भी मुझे दे रखे हैं, वो हम निकाल लेंगे कैसे, जरा देखिए। जब आपका y यानी 5 है, y 5 है तो आप x भी निकाल सकते हो। व्हेन y इज इक्वल टू 5 यहां पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9
इज इक्वल टू 25, इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, इट्स 16, विच इंप्लाइज की जो एक्स है वो 4 आ गया। अब आप 4 मीटर्स आ गया इनफेक्ट टाइमस से, ये 5 मीटर, यहां आप इन्हें पुट कर सकते हो एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमें dx ओवर dt निकालना है, इस x को इधर ले आओ, dx ओवर dt हमें सॉरी दे रखा है, हमें तो dy ओवर dt निकालना है। तो dy ओवर dt किसके इक्वल आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू x ओवर y एंड dx ओवर dt। x की वैल्यू है मेरे पास 4, dy ओवर dt, x की वैल्यू है 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, y की वैल्यू है मेरे पास आपकी दैट इज 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, और dx ओवर dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ काइट हॉरिजॉन्टली वो दे रखा है 200 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में थे, मैंने इन्हें सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि मुझे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइट है हॉरिजॉन्टली वो दे रखा है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 40, ये आ गया 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रिंग क्या आ गया 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही तो हमें निकालना था, पहले हमने यहां रिलेशन बना लिया, फिर जो वैल्यूज हमें दे रखी थी वो पुट करी है और हमें इसकी वैल्यू यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 27 देखिए, अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पेटियल कंसेप्ट्स इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 1/3 रूट t। हमें एक इक्वेशन उसने दे दी है। स्पेटियल कंसेप्ट्स क्या होते हैं, स्पेटियल कंसेप्ट का मतलब है जैसे हम आपसे कहें आपके सामने बहुत सारे बॉक्सेस अरेंज कर दिए जाए, चेयर दे दी जाए, टेबल दे दी जाए, तो हम देखो जैसे मैं रख रहा हूं मार्कर को इसके ऊपर, तो मेरा माइंड इसे रीड कर रहा है कि मार्कर ऊपर है और ये जो आपका पेपर है वो नीचे है। तो ऐसे कंसेप्ट को समझना, इन सब कंसेप्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्पेटियल कंसेप्ट्स कहते हैं कि किसकी पोजीशन कहां पर है, रिलेटिव पोजीशन को समझना, रेफरेंस पोजीशंस को समझना, स्पेटियल कंसेप्ट्स को समझना कहलाता है। साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है कि इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, वो मेरे पास है a इज इक्वल टू 1/3 रूट टी, t इज टाइम इन एज, जो t है वो हमारे पास क्या है टाइम इन ईयर्स। तो वो कह रहा है कि द रेट ऑफ इंक्रीज एबिलिटी अंडरस्टैंड स्पेशल कंसेप्ट डिक्रीज इन एज बिटवीन 5 एंड 18। मतलब वो क्या कह रहा है कि यहां पर जैसे जैसे आपकी जो एज है वो बढ़ेगी तो जो अरेंजमेंट है उसको समझने का, उनकी अरेंजमेंट को समझने की जो वो है वो आपकी डिक्रीज होगी, ये हमें बताना है। समझो अब यहां पे ये क्या है, अरेंजमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अरेंजमेंट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ए ओवर डी टी आप कर लेते हैं 1/3, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1/2 टी की पावर -1/2, यहां पे आपका आ गया दैट इज 1/6 रूट टी। आप यहां देखो, यहां पे है अरेंजमेंट आपकी और यहां पे है 1/6 रूट टी, ये क्या आ गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप कहेंगे अरेंजमेंट एंड एज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप कह सकते हैं सो एज द एज इंक्रीज, understanding of spatial concepts decrease. I must say the understand as the age increase, understanding of spatial concepts decrease. तो स्पेशियल कंसेप्ट्स को जो समझने की एबिलिटी है, आई मस्ट से एबिलिटी ऑफ,
अंडरस्टैंडिंग स्पेटियल कंसेप्ट डिक्रीज, तो वो वहां पे क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए। An ant is moving along L1 vector. Few sugar crystals are kept along the vector L2, which is inclined at an angle of theta with L1. Then find the angle theta. Also find the scalar projection of L1 on L2. तो हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं। पहले वाला है L1 वेक्टर, वो है हमारे पास I माइनस 2j प्लस 3k। दूसरे वाला है L2 वेक्टर, वो है मेरे पास 3i माइनस 2j प्लस k। तो इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो पहले तो मुझे वो एंगल निकालना है, आफ्टर दैट इसका इस पर प्रोजेक्शन और निकाल देना है। तो समझो एंगल कैसे निकलेगा, पहले ना मैं इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल देता हूं। L1 डॉट L2, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 2 इंटू 2 इज 4, और ये हो गया आपका प्लस का 3 यानी कि 10 हो गया। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज गिवन बाई, वो हमें कैसे मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर अपॉन L1 वेक्टर का मॉड्यूलस L2 वेक्टर का मॉड्यूलस। तो cos थीटा L1 डॉट L2 मेरे पास आया है 10, L1 वेक्टर का मॉड्यूलस मैं निकालूंगा, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 1, यानी आ गया 10 ओवर, आई मस्ट से दिस इज 14, दिस इज आल्सो रूट 14, तो आ गया 10 बाई 14 यानी कि 5 बाई 7। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो थीटा को इधर ले आओ, cos इनवर्स 5 बाई 7। तो दोनों जो वेक्टर्स हैं L1 और L2 उनके बीच का जो एंगल है वो cos इनवर्स 5 बाई 7 आ जाएगा। आफ्टर दैट वो कह रहा है कि आल्सो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2, L1 का L2 पर स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम यहां पे कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2 इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर अपॉन किस पर निकालना है, जिस पर निकालना है उसका मॉड्यूलस नीचे, L2 पर निकालना है तो L2 वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे, डॉट प्रोडक्ट आया है 10 और L2 का मॉड्यूलस आएगा रूट 14। सो दिस इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 और L2, ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर हम L1 पर निकाल रहे होते तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और L1 का मॉड्यूलस नीचे आता। तो ये सिंपल कंसेप्ट आपको यूज करना है और आप स्केलर प्रोजेक्शन यहां पर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 28 का बी पार्ट देखिए। 28 का बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस। तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है एंड इन दोनों की परपेंडिकुलर है। तो आप समझे, तो मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है, -1 to 7। अगर आप इसे वेक्टर में कन्वर्ट करें दैट मीन्स ए वेक्टर इज -i प्लस 2j प्लस 7k एंड परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर, या फिर आप कह दो यहां पे एंड हैविंग, उसके डीआर्स में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, वो है बी वेक्टर दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये मैंने उसके डीआर्स मान लिए। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लाइन का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर जिससे वो पास हो रही है प्लस लैम्डा इंटू वो वेक्टर जिसके वो पैरेलल है या उसके डीआर्स।
तो जो आर वेक्टर है वो मेरे पास आ गया माइनस आई प्लस का 2j प्लस का 7k प्लस लैम्डा इंटू ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। ये इसके डीआरस हैं। अब मुझे यदि ये ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए तो मैं वो लाइन लिख पाऊंगा। तो यहां पे मैं कहता हूं कि फर्स्ट इज परपेंडिकुलर विद, फर्स्ट परपेंडिकुलर टू, पहले वाली लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस का 3k प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j प्लस 5k। मैं आपसे कहूं कि इस लाइन के डीआरस क्या है, ये अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआरस का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि a इंटू 1 a हो गया प्लस b इंटू 2 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। इसे हम नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट इज 2। हम कहेंगे फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, एक और लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 7k प्लस म्यू इंटू ये आ गया 3i माइनस का 2j प्लस का 5k। तो इसके डीआरस ये है, इनके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये हो गया 3a प्लस 2b, इनफैक्ट इसमें से माइनस का है तो माइनस का 2b प्लस का 5c इज इक्वल टू 0। सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जब हम a को निकाल रहे हैं तो a वालों को ढक लो, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 और माइनस यहां फॉर्मूले से, और 5 की मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया आपका दैट इज 5 2 जा 10 प्लस का 10 हो गया। b को कवर कर लो, 5 3 जा 15 फॉर्मूले से माइनस 1 इंटू 5 इज माइनस का 5। यहां पे c को कवर कर लो, a इंटू माइनस का 2 हो गया एंड ये माइनस का 6 हो गया। इसको मान लो सम k के इक्वल, a अपॉन 20 b अपॉन 10 c अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू k। तो मेरे पास जो a है वो आ गया 20k, b आ गया मेरे पास 10k, c आ गया मेरे पास माइनस 8k। तो डीआरस मेरे पास आ गए 20k 10k माइनस 8k। ये डीआरस है, तो यहां से आप जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हो। तो आप यहां से कहें कि क्या कॉमन आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा आपका दैट इज यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2k, तो यहां पे आ जाएगा आपका 10, यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 5 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 4। तो डीआरस ये आ गए। अब एबीसी की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस का 7k प्लस लैम्डा इंटू ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5j, सी की वैल्यू है माइनस का 4k। तो मेरे पास ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। वो कह रहा है कि वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन, तो कार्टेशियन में बनाना चाहोगे तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं यहां पे लिख दूं आपका x1i y1j z1k प्लस लैम्डा इंटू ए आई बी जे सी के। तो यहां पे क्या आती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन ए बी सी, जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है। आप यहां समझे कि अगर यहां माइनस का x1 आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा इससे प्लस करके, तो यहां पे आएगा x प्लस का 1 क्योंकि ये माइनस का है, y माइनस का 2, z माइनस का 7 अपॉन में 10 5 माइनस 4। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर भी हमने लाइन की इक्वेशन निकाल दी। हमने पहले उसे आपका कार्टेशियन फॉर्म में निकाल, वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया, फिर उसे कार्टेशियन फॉर्म में भी यहां पर लिख दिया है। क्वेश्चन 29 का ए पार्ट देखिए, लेट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है।
अब आप ध्यान से देखें तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में ना दोनों को अलग अलग कर लो। तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/1 log x dx माइनस 1/log x का स्क्वायर dx। इसको छेड़ना नहीं है, इसको साथ के साथ लेके चलना है, यहां पे लगा दो बाई पार्ट्स आइलेट के रूल से। ये हमारा है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो यहां पे आपका फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। 1/log x को आप लिख सकते हो log x की पावर -1, इंटीग्रेशन ऑफ 1, और फिर जो ओवरऑल मिलेगा उसका भी इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन आ गया x/log x माइनस, देखो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा तो माइनस का 2 हो गया, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आया तो log x का स्क्वायर, और log x का करेंगे तो 1/x। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट्स वाई मल्टीप्लाई में आएगा, इनटू x, ये कैंसिल हो गया, और माइनस में 1/log x का स्क्वायर dx, ये चल ही रहा है। तो यहां पे आ गया x/log x, ये बन गया प्लस का 1/log x का स्क्वायर dx माइनस 1/log x का स्क्वायर dx, कैंसिल हो गया। यहां बच गया I इज इक्वल टू x/log x प्लस c। ये मेरे पास क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन यहां पर आ गया है। इसके बाद इसके b वाला पार्ट देखिए, लेट I इज इक्वल टू 0 to 1 x 1 माइनस x की पावर n dx। आप बोले सर इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? क्वाइट सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन है, आपको केवल यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी क्या है? 0 to a fx dx को मैं लिख सकता हूं 0 to a f of a माइनस x dx। तो यहां पे जहां भी x है वहां पर आप 1 माइनस x लिख दो, 1 माइनस x और इसकी टोटल की पावर n dx। यहां पे आ गया 0 to 1 1 माइनस x 1 माइनस 1 प्लस x की पावर n dx, कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया 0 to 1 1 माइनस x x की पावर n dx, मल्टीप्लाई करो 0 to 1 x की पावर n, यहां बेस सेम तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज dx। इंटीग्रेशन कर दें तो यहां पे पावर में 1 ऐड करेंगे अपॉन में 1, यहां पे पावर में 1 ऐड करेंगे n+2 और नीचे लिमिट को पुट कर दो। यहां पे 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो 1 ही होता है, n+1 इंटू n+2, यहां पे आ गया n+2 माइनस n माइनस का 1, n से n कैंसिल हो गया, 1/n+1 इंटू n+2। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, यहां पे i की वैल्यू आ रही है। क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, कुछ खास दम नहीं है क्वेश्चन में, केवल ये प्रॉपर्टी यूज कर लोगे फिर आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 30 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स मुझे ये दे रखे हैं। तो पहले हम बनाते हैं इनका ग्राफ ऑफ यहां पे आ गया x y, इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का। तो x को 0 रख देंगे y 3, और जब आप y को 0 रख दोगे x आ जाएगा 3/2।
उसके बाद आ गया ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसका ग्राफ बना लेंगे। x y, x को 0 तो y 3, y को 0 तो x 6 आपका। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। अब देखिए नेगेटिव एक्सिस को बेशक से ज्यादा बड़ा ना बनाएं क्योंकि उनकी ज्यादा नीड नहीं होने वाली है। यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x0 y3 यहां पे, 3/2 मतलब 1.5 यहां पे, तो मैप कर दीजिए। दिस इज द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x0 y3 6,0 यहां पर, ये आ गया दूसरा। अब यहां पे आपको चेक करना है कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं, देखो इसको ले लो 2x प्लस वाई और इनइक्वलिटी वाला सिंबल ले लो, केवल दूसरे वाला सिंबल नहीं लेना, केवल इनइक्वलिटी वाला सिंबल ले लो और ओरिजिन को उसके अंदर रख दो। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3, 0 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो आपका ग्रेटर देन 3 है? गलत बात है, यानी ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा और इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी इस तरफ होगा। सेम यहां पर भी जब आप करेंगे तो आएगा 0 ग्रेटर देन 6, तो दोनों का फिजिबल रीजन इस तरफ, और x एक्सिस और y एक्सिस ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फिजिबल रीजन बन रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं 6,0, 0,3 और फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो z की वैल्यू इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाल लो, तो हम कहेंगे z एट 0,3, तो 0,3 पर क्या आएगा, 0,6 इज 6, z एट 3,0 0,3 और आई मस्ट से 6,0, तो ये आएगा 6 प्लस 0 इज 6, दोनों पर आ रहा है, तो हम कहेंगे z इज मिनिमम एट 0,3 एंड 6,0, दोनों पर ही क्या है, ये आपका मिनिमम है। लेकिन यहां पर जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, और जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो हम एक इनइक्वलिटी बनाते हैं, हम बोलेंगे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। वी मेक इनइक्वलिटी, हम एक इनइक्वलिटी बनाएंगे क्या, वो क्या बनाएंगे, z दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइज करना है तो लेस देन z मिनिमम, या फिर मैं कहूं कि z मिनिमम वैल्यू, तो ये आ गया x प्लस 2y इज लेस देन 6, केवल लेस देन 6। तो आप यहां ग्राफ बनाइए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ बनेगा ये वाली ही लाइन, बट इस केस में ये लाइन डॉटेड रहेगी। डॉटेड होने का मतलब है कि यहां पर इस लाइन का कोई भी पॉइंट आपका इसमें क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। और इसका फिजिबल रीजन निकालने के लिए जब आप ओरिजिन को यहां रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 6 सेटिस्फाई कर रहा है, सही बात है, मतलब इस वाली इनइक्वलिटी का जो रीजन है वो नीचे की तरफ होगा। अब जरा आप यहां चेक करो कि क्या दोनों फिजिबल रीजन्स में कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आप कह देंगे कि मिनिमम वैल्यू यही होगी। तो आप कहेंगे बोथ फिजिबल रीजन्स, both regions do not have a common point, so minimum value exists, या फिर मैं कहूंगा कि this inequality exists, so minimum value is 6। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, वो यहां पे 6 आ जाएगी। और अगर ऐसा होता कि इनके बीच में कॉमन पॉइंट आ जाता तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू वहां पर नहीं होती, एंड उसकी जो मिनिमम वैल्यू है
वो 6 है एंड वो कहां होगी, वो 0,3 और 6,0 और आई मस्ट से कि यहां इस लाइन के हर पॉइंट पे होगी। तो आप कहेंगे एंड एट मोर देन एंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन कर रही है 0,3 एंड 6,0, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हर लाइन पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो मिनिमम होगी।